नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्योंकि इससे आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, थ्योरी में भी पूछा जाता है, और अगर प्रोफेशनल लेवल पर चले जाएँ या ऑनर्स लेवल पर चले जाएँ तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है। और क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पढ़ेंगे ही, साथ ही IFRS भी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये भी तो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो नेशनल, इंटरनेशनल और जितने भी तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंड एस भी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हम इसी में पढ़ने वाले हैं। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और ये जो पहला क्वेश्चन है, इसे बताने से पहले एक छोटी सी बात कि आप एडुट्रिक्स की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आप स्टोर में जाइए, यहाँ पर आपको सारे के सारे चैप्टर और पूरा का कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन करना है हमने कि ये क्या होते हैं एंड हाउ दीज आर डिफ़र, यानी डिफरेंस है फ्रॉम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी क्या है, प्रिंसिपल ही है, और फिर ये क्या है, ये स्टैंडर्ड्स है। तो दोनों ही बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। इस तरह का एक कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसमें डिफरेंस जो है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनता है। अब ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मैं आपको डेफिनेशन देने जा रहा हूँ। इसे देखकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये इतनी बड़ी क्यों है। ये बड़ी सिर्फ इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने इसके अंदर बीच बीच में ऑल बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल्स डाल दिए हैं। जो भी आपको ये ब्लू कलर से दिख रहे हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप इनको निकाल देंगे तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर डिफाइंड एज रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे स्टॉक क्या है, उसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है, तो बहुत डिटेल्ड इसके अंदर आपको बहुत सारे पेजेस देखने को मिलेंगे। फिक्स्ड असेट हो गए, ब्लॉक ऑफ असेट्स हो गए, आपको किस तरीके से इनकी ट्रीटमेंट करनी है, आपको बहुत डिटेल्ड इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन, मेथड्स वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। अब जो एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो इसको इशू करती है। कौन सी है, मैंने उसका नाम लिख दिया यहाँ पे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। आप जानते ही हैं कि जो इंडिया के अंदर CA यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट्स से रिलेटेड जो टॉप मोस्ट बॉडी है, जो सबसे नंबर 1 सबसे बड़ी बॉडी है, जो इन सब चीज़ों को देखती है, रेगुलेट करती है, तो वह है हमारा ICAI। दूसरा है हमारा गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट क्या देता है, कंपनीज एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, इनको भी ध्यान में रखा जाता है क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे को एक्ट के अंदर इन्वॉल्व करनी पड़ती हैं और एक्ट के मुताबिक भी चलना पड़ता है। और इट्स रेगुलेटरी बॉडी, और रेगुलेटरी बॉडी भी है, चलाने वाली बॉडी भी है, जो किसी एक पर्टिकुलर मार्केट को या सेगमेंट को रेगुलेट करती है, चलाती है। जैसे कि सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अगर स्टॉक मार्केट की बात होगी तो वहाँ पर सेबी आ जाएगा। तो जैसे जहाँ भी जिसका भी अपना मैटर बनता है, जैसे अगर कोई कंपनी एक्ट से रिलेटेड कोई बात होगी, कोई नियम होगा, तो वहाँ पर भाई फिर कंपनीज एक्ट आ जाएंगे। तो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो उसके अंदर कंप्लाइंस क्या करनी है ना, तो उसके लिए कंपनीज एक्ट आ जाएगा। अगर टैक्स से रिलेटेड है तो इनकम टैक्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। तो इन सब को ध्यान में रखा जाता है। तो इनसे जो रिलेटेड अपनी अपनी नंबर 1 बॉडीज़ हैं, जो टॉप मोस्ट बॉडीज़ हैं, वो इनको इशू करती हैं, इशू करने में मदद करती हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देती है, कवरिंग एज सच एस्पेक्ट्स एज रिकॉग्निशन। अब आपको बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ें इसके अंदर मेन होती है। रिकॉग्निशन,
रिकॉग्निशन यानी कि पहचान करना। सबसे पहले तो पहचान भी होना चाहिए ना, पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ इनकम है या एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू है या क्या है। सबसे पहले तो पहचान भी होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। इसका एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे कि AS9 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। ये आपको बताता है कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन आप कब मानेंगे, आप कब मानेंगे कि जो आपका रिवेन्यू है वो जनरेट हो गया है। सो रिकॉग्निशन मेजर। अच्छा, मेजरमेंट आता है दूसरा। अब दूसरा है मेजरमेंट। आपको किसी भी कोई भी इवेंट है, कोई भी एक्टिविटी हुई है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, उसको आपको मनी की फॉर्म में लिखना है, कन्वर्ट करके लिखना है, आपको उसकी वैल्यूएशन करनी है। वैल्यूएशन करनी है, उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है AS2। AS2 आपको बताता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में कि आप स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करेंगे। स्टॉक की वैल्यूएशन करने के 10 से ज़्यादा मेथड हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पर बताए गए हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है ट्रीटमेंट, कि आपको किसी भी आइटम की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको AS10 यानी कि अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट्स। तो जैसे यहाँ पर आपको बताएंगे कि डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, फिक्स्ड असेट की ट्रीटमेंट आपको कैसे करनी है, तो आइटम्स की ट्रीटमेंट कैसे करनी है आपको इस तरह से बताते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और फिर है प्रेजेंटेशन, के आपको वो प्रेजेंट कैसे करना है, जैसे P&L बनाना है तो कैसे बनाना है, कैश फ्लो बनाना है तो कैसे बनाना है, बैलेंस शीट आपको कैसे बनानी है। तो इसका एग्जांपल मैं देता हूँ AS21 जो कि है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो आपको बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको कैसे बतानी है, कैसे बनानी है। एंड एट लास्ट डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब सब चीज़ों को डिस्क्लोज करना, सब चीज़ों को बताना, प्रेजेंट करना, कुछ भी छुपाना नहीं है। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ AS1 का, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, कि जो भी कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है वो सारी की सारी प्रॉपरली एंड क्लियरली जो है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो कुल मिला के बात इतनी है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपका रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जिसको उससे रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट बॉडी है वो इशू करती है। और इसके अंदर मेन चीज़ें, जो मेन एस्पेक्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो वो है रिकॉग्निशन, जैसे कि ये रहा, आपने बस यही चीज़ें लिखनी है। फिर है आपका मेजरमेंट, ये आपने लिखना है। फिर आपने बताना है ट्रीटमेंट, तो ये आपने बताना है। और फिर आपने बताना है प्रेजेंटेशन, और आपने फिर बताना है डिस्क्लोजर। तो यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो ये 5 चीज़ें क्लियर करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन 5 चीज़ों को क्लियर करते हैं। वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे रिटर्न पॉलिसीज डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन 5 चीज़ों के बारे में बताते हैं। ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि बैलेंस शीट और P&L। तो कुल मिला के सिर्फ इतनी सी ये बात है, यही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं और कितने हैं। ये है लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI, ऊपर हम बात कर चुके हैं। देखिए टोटल ये कितने हैं, ये है 1 से लेके आपके 29 तक हैं टोटल। और आप इनको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। जैसे पहला है वो डिस्क्लोजर के बारे में बताएगा, दूसरा स्टॉक के बारे में बताएगा, तीसरा आपको बताएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, चौथा बताएगा कंटिजेंसीज के बारे में, पांचवा नेट प्रॉफिट या लॉस के बारे में। इसी तरह से 16 जो है वो बोरिंग कॉस्ट के बारे में है, 19 जो है वो आपको लीजिंग के बारे में बताता है। तो हर एक जो भी कोई टर्म होती है तो उसके लिए एक अलग से, आप कह लीजिए कोई भी एक जो चैप्टर होता है तो उसके लिए एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। अब इस बात को आप ध्यान रखिएगा, और ये आपके हर तरह से इम्पॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, कि आपका जो ये AS6 होता था ना, ये होता था डेप्रिसिएशन, जो अब डिलीट हो गया है। और अब ये कहाँ चला गया है, अब ये चला गया है AS10 में। तो अब देख लेते हैं AS10 क्या है। AS10 है आपके फिक्स्ड असेट्स के लिए। तो इन्होंने क्या करा कि डेप्रिसिएशन को उस अलग से रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिक्स्ड असेट से रिलेटेड होता है, तो इसको उसी में डाल दिया। इसी तरह से एक और दूसरा है, वो है AS10 रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ये भी डिलीट हो चुका है। और अब ये चला गया है AS26 में। तो ये कहाँ चला गया है, ये आ गया आपके इंटेंजिबल असेट्स के अंदर, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई ऐसे नहीं है, फिक्स नहीं होते, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते कि सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे और इनमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। इनमें भी चेंजेस होते हैं, इन पर भी रेगुलर जो है टाइम के हिसाब से और
एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस के हिसाब से जो है इनके अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं, जैसे जैसे जो भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए इनके अंदर भी चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें चेंजेस नहीं होते। अब देखते हैं हमारा कि डिफरेंस क्या है आखिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। अब देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको ठीक से आने चाहिए, उसके लिए आपको मेरी जो शुरुआत की वीडियोस हैं वो देखनी पड़ेंगी। अगर आप ये चैप्टर देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ आपने कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियोस देखी हैं और आपको क्लियर है। चलिए पहला देखते हैं, दिस इज़ नेचर। दीज आर जनरल स्टेटमेंट। देखिए दीज आर जनरल स्टेटमेंट एंड डू नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो जनरल स्टेटमेंट है, आपको सिर्फ ऐसे ही किसी चीज़ के बारे में बता देते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, लेकिन वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन नहीं देते। लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दिस एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक सॉल्यूशन, लेकिन ये आपको सॉल्यूशन बताएंगे, प्रॉपर सॉल्यूशन बताएंगे। जैसे आप कहोगे जी मेरे पास स्टॉक है, मैं इसकी वैल्यूशन कैसे करूं, तो ये जो है ये आपको स्टॉक की वैल्यूशन के बारे में सब कुछ बता देंगे डिटेल में इन रिटर्न। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये आपको सब कुछ बता देंगे रिटर्न में, एकदम एग्जाम्पल वगैरह के साथ भी। और जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ये कुछ रिटर्न वगैरह में नहीं है, ये ऐसी बना रखे हैं प्रिंसिपल अपना प्रैक्टिस के हिसाब से, टाइम को सबको देखते हुए कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, इस तरह से है। ये कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको सब बताएंगे। डेप्रिसिएशन के कौन कौन से मेथड हैं, आपको कैसे क्या यूज़ करना है, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में सब बताएंगे। ईच एंड एवरीथिंग इज रिटर्न इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑल्टरनेटिव मेथड्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं जी, अ कॉन्सेप्ट में अलाउ ऑल्टरनेटिव मेथड्स फॉर द सेम आइटम लाइक इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं जी, आपकी मर्जी है, आपने ये चूज़ करना है या फिर वो मेथड चूज़ करना है अपने स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे मैंने बताया 10 से ज़्यादा मेथड होते हैं, लीफो, फीफो, हीफो, नीफो, एवरेज वाले, पीरियोडिक एवरेज वाले, मूविंग एवरेज, स्टैंडर्ड प्राइस, देयर आर सो मैनी मेथड्स। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, में लिमिट। अब यहाँ पर आपके पास ना ऑप्शंस कम हो जाएंगे आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर बता दिया जाता है कि जो इस तरह के बिजनेस हैं उनको, उनके लिए इस तरह का मेथड जो है वो चूज़ करना सही रहेगा। तो यहाँ पर जो मेथड्स की जो चॉइस है वो कम हो जाती है, जिससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफ़ी हेल्प करते हैं। रिटर्न और वर्बल, दीज आर अनरिटन जर्नल स्टेटमेंट्स। मैंने आपको बताया कि ये रिटर्न में नहीं है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स रिटर्न में नहीं है। अबाउट द रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आप किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, इससे रिलेटेड यहाँ पर कोई रिटर्न में कोई रूल नहीं होता है। ये अनरिटन जर्नल स्टेटमेंट्स हैं कि आपको इसका जो ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्डिंग आपको इस प्रकार करना चाहिए। दीज आर रिटर्न एंड कोडिफाइड स्टेटमेंट्स इशूड बाय एसीआई आफ्टर डीप रिसर्च एंड एनालिसिस। डीप रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही ये सारे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं जो आपके हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। और आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी एक टॉपिक, किसी भी एक चैप्टर के बारे में, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाउनलोड कर लीजिए आईसीआई के वेबसाइट से और उसमें वो चैप्टर खोलिए अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से और उसके अंदर सारी डिटेल होगी। आराम से बैठिए, आपको सब पता चल जाएगा किस चीज़ की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, किसको कैसे शो करना है, किसको कैसे बनाना है, कैसे डिस्क्लोज करना है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। लीगल स्टेटस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डू नॉट हैव लीगल स्टेटस। इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है क्योंकि ये रिटर्न में ही नहीं है। जब ये रिटर्न में ही नहीं है और इसे कोई एक पर्टिकुलर बॉडी इस तरह से इशू ही नहीं करती अपना प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, तो फिर इसकी लीगल सैंक्टिटी क्या हो सकती, कुछ नहीं हो सकती। एएस आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड बाय मैनी एक्ट्स लाइक कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट एक्सेट्रा। ये इन सारे एक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं और इनको वहाँ पर कोट भी किया जाता है कि आपको इस चीज़ की ट्रीटमेंट जो है वो इस तरीके से करनी है। तो इसलिए ये अपना बिल्कुल लीगल स्टेटस रखते हैं। मैंडेटरी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर नॉट मैंडेटरी इन नेचर। ये कोई मैंडेटरी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक एडवाइस की तरह होती है, एक आपको थोड़ा रास्ता दिखाने के लिए होती है कि भाई आपको इस चीज़ की जो है ट्रीटमेंट ऐसे करनी चाहिए और या फिर आपको अपने बिजनेस को इस तरह से रन करना चाहिए। तो ये कुछ जर्नल स्टेटमेंट्स है, सिर्फ ये आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं करती कि हाँ भाई आपको इस चीज़ की ट्रीटमेंट बिल्कुल ऐसे ही करनी चाहिए, इसके ये मेथड्स हैं, आप इसको ऐसे ट्रीट करो, आप इसको ऐसे बनाओ, ऐसे दर्शाओ, ऐसे दिखाओ। ये बहुत स्पेसिफिक आंसर नहीं देते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन मोस्ट ऑफ द केसेस।
देखिए, अगर आप बाय लॉ चलेंगे, अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, तो फिर आपको उनकी रिकॉर्डिंग एएस के हिसाब से ही करनी पड़ेगी। और एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी देखिए सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये किसके लिए मैंडेटरी है और किसके लिए नहीं है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। और लेकिन आप जनरल वे में ये समझ लिए कि ज़्यादातर लोग इसी के अकॉर्डिंग ही अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं। डिस्क्रिशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डू नॉट रेस्ट्रिक्ट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ एन अकाउंटेंट। इसका मतलब अकाउंटेंट के पास फुल फ्रीडम होती है चीज़ों को, आइटम्स को अपने हिसाब से ट्रीट करने की या कैलकुलेट करने की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिमिट द एरिया ऑफ डिस्क्रिशन पावर ऑफ एन अकाउंटेंट। लेकिन यहाँ पर अकाउंटेंट के पास ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसके लिए मेथड्स जो हैं वो लिमिट कर देता है कि आपको स्टॉक की वैल्यूशन करनी है, आपके लिए 4-5 मेथड हैं आपके बिजनेस के हिसाब से। आपको अमलगमेशन करने जा रहे हैं तो ये अमलगमेशन करने का तरीका, आप मर्जर करने जा रहे हैं तो मर्जर में आपको शेयर्स की वैल्यूशन इस तरीके से करनी होगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर अकाउंटेंट के पास नहीं रहती है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को ट्रीट कर ले। लेकिन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, चीज़ों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर, और ये रिटर्न डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो ये कुछ भी इस तरह का आपको बताएंगे नहीं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो बात कीजिए, आपकी मदद की जाएगी। इस तरह से जुड़े रहिए और देखते रहिए वीडियोस। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।